नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने बात की थी एजुकेशन का क्या होता है और साइकोलॉजी क्या होता है। शिक्षा के बारे में हमने पढ़ा था और मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था। इससे आपका क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। 95% है कि इससे ये वाला क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाए बीएड के एग्जाम में। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान में हमने शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों शब्दों का अलग अलग मतलब समझ लिया था। मैंने जैसे कि कल भी आपको बताया था कि जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो पहले दोनों शब्दों को अलग अलग थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दीजिए, 5-5 10-10 लाइन में, शॉर्ट में बिल्कुल ही। और उसके बाद जो मेन टॉपिक है आपका वो सेंटर में हेडिंग डालकर उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा। तो जैसे शिक्षा मनोविज्ञान है, पहले आप शिक्षा को डिफाइन करेंगे, फिर आप मनोविज्ञान को डिफाइन करेंगे, उसके बाद लाइन के सेंटर में हेडिंग डालकर शिक्षा मनोविज्ञान आप मेन टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे। उससे क्या होता है, आपका आंसर की जो इंट्रोडक्शन होता है वो बहुत अच्छी स्टार्ट हो जाती है। आपका आंसर इफेक्टिव लगता है कि हाँ, आपने एक सिस्टमेटिक वे में आंसर लिखा हुआ है। तो चलिए शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर चलते हैं। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, शिक्षा का मतलब हो जाता है मानव व्यवहार में परिमार्जन करना। ठीक है, मानव व्यवहार को सुधारना, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना। और मनोविज्ञान का मतलब होता है उस व्यवहार का अध्ययन करना। उस व्यवहार को की जब हम स्टडी करते हैं, जब हम साइंटिफिकली जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, साइंटिफिकली थ्योरी देते हैं, तो वो हो जाता है मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या हो गया कि मानव व्यवहार में परिवर्तन करने हेतु व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान की किस शाखा में किया जाता है उसे शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। देखिए, यहीं से ही आपका मतलब समझ में आ जाना चाहिए। शिक्षा का मतलब होता है मानव व्यवहार में बदलाव लाना, परिवर्तन करना। और उस व्यवहार का अध्ययन जिस शाखा में हम करते हैं मनोविज्ञान के, उसको हम कहते हैं, मतलब व्यवहार का अध्ययन जो हम करते हैं साइंटिफिकली, उसको हम कहते हैं मनोविज्ञान। तो मानव व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार कैसे काम आता है, कैसे काम करता है, क्या क्या होता है उसमें, कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, वो सब जब हम पढ़ते हैं और उसको चेंजेस लाने के लिए यूज़ करते हैं उन थ्योरीज का, तो वो हमारा कहलाता है शिक्षा मनोविज्ञान। इन शॉर्ट क्या हुआ, मानव व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए हम व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, जिस ब्रांच में करते हैं, वो हमारी शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। प्रॉपर डेफिनेशन नीचे देख सकते हैं आप। कॉल्सनिक ने कॉल्सनिक ने दी थी कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों के परिणामों को शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करना है। मतलब आपके जो मनोविज्ञान होता है, साइकोलॉजी होता है, उसके थ्योरीज आती है, रिजल्ट्स आते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, थ्योरीज देते हैं, रिजल्ट्स देते हैं। उन रिजल्ट्स का यूज़ जब हम अपनी एजुकेशन में करते हैं, अपने एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, तो वो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान या एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाता है। ये हमारे कॉल्सनिक ने दी थी डेफिनेशन। इसके बाद स्किनर ने दी कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। यानी कि आपने देखा होगा मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं, ब्रांचेस हमने कल पढ़ी थी। उनमें से शिक्षा मनोविज्ञान वो है जो कि शिक्षण और अधिगम से कनेक्टेड होती है। यानी कि हमारे एजुकेशन टीचिंग सिस्टम से और लर्निंग सिस्टम से कनेक्ट होती है, उसमें यूजफुल होती है, वो हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की नेचर, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या होती है। तो जो इसकी प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक कैसे हो गई, क्योंकि मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान में, एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो रिसर्च करते हैं। ठीक है, पूरा टाइम देते हैं, रिसर्च करते हैं, उससे अपना थ्योरी निकालते हैं विद प्रूफ। तो इसकी जो नेचर प्रकृति होगी वो साइंटिफिक हो गई, वैज्ञानिक हो गई। ठीक है, इसीलिए नाम में भी पता लग रहा है मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, तो प्रकृति वैज्ञानिक हो गई। ठीक है, तर्क क्या दिए, इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या दिए, क्योंकि इनमें नियम सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये वैज्ञानिक हो गई, साइंटिफिक हो गई। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि जो भी थ्योरीज आपके साइकोलॉजी में आती है वो यूनिवर्सल होते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया इंडिया में अप्लाई होंगी, नहीं, वो पूरे वर्ल्ड में अप्लाई होता है। कोई भी एक थ्योरी आ गई, जैसे एक थोंडाइक हुए थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि बच्चा जो है ट्रायल एंड एरर करके सीखेगा। पहले करेगा, कुछ गलती करेगा, लेकिन फिर से कोशिश करेगा, फिर कुछ कम गलती करेगा, दोबारा कोशिश करेगा, कुछ कम गलती करेगा। इस तरीके से कर करके, गलती कर करके बच्चा सीखता है। और ये प्रिंसिपल जो है, ये जो थ्योरी है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में लागू होती है। तो इसी प्रकार से जितने भी सिद्धांत, जितनी भी थ्योरीज होती हैं साइकोलॉजी की, वो पूरी यूनिवर्सल होती है, हर किसी के लिए सत्य होती है।
इसके द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। कहीं ना कहीं हम इन थ्योरीज के थ्रू, इन थ्योरीज की हेल्प से हम बच्चों का जो भविष्य है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे बच्चे कैसे बनेंगे, बच्चों का माइंड आगे कैसा रहेगा, बच्चों का माइंड शार्प रहेगा या किस तरीके का रहेगा। सिद्धांतों का पुष्टिकरण किया जा सकता है। जो भी थ्योरी, जो प्रिंसिपल्स होती है, उनको हम कंफर्म कर सकते हैं, उनको हम प्रूफ कर सकते हैं अपने प्रूफ की मदद से, क्योंकि हमने वो थ्योरेटिकली रिसर्च की हुई है, तो हम उसको प्रूफ कर सकते हैं आराम से। तो ये कुछ कारण है जिस वजह से हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति होती है वो हमारी वैज्ञानिक होती है, साइंटिफिक होती है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ही आ जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान का नेचर कैसा होता है, तो आप सीधा सीधा लिख देंगे शिक्षा मनोविज्ञान का नेचर जो होता है वो आपका वैज्ञानिक होता है, साइंटिफिक होता है। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। मतलब ये तो हमें पता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का यूज़ एजुकेशन में किया जाता है, हमारी शिक्षा प्रक्रिया को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है, लेकिन उसमें भी हम कहाँ कहाँ जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से स्कोप है वो हम बताएंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग हम कई क्षेत्रों में कर सकते हैं, जैसे कि वंशानुक्रम। हेरिडिटी के बारे में जानने के लिए हम एजुकेशनल साइकोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी में काफ़ी ऐसी थ्योरीज हैं, काफ़ी ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि हेरिडिटी के बारे में बताते हैं, और ये बताते हैं कि जो हमारी हेरिडिटी होती है, वंशानुक्रम होती है, ये बच्चे के विकास में बच्चे पर क्या अफेक्ट डालती है, किस तरीके से अफेक्ट डालती है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो सारी थ्योरीज जो है उसमें दी जाती है। डेवलपमेंट में, बच्चे के डेवलपमेंट में जो है साइकोलॉजी का यूज़ किया जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी में अगर आप देखते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी में स्पेशली, तो उसमें बच्चे का डेवलपमेंट कैसा होता है उससे रिगार्डिंग कई थ्योरीज आती है, जैसे कि पियाजे की हो गई, वाइगोत्स्की की हो गई, कोहलबर्गर की हो गई। इन सब ने थ्योरी दी कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है। पियाजे ने बताया कि बच्चे का मानसिक विकास कैसे होता है, मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है, या कोग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है। वाइगोत्स्की ने बताया कि बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होता है। कोहलबर्ग ने बताया कि बच्चे का नैतिक विकास किस तरीके से होता है, या कैसे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे का नैतिक स्तर किस लेवल का है। तो हर एक साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने अनुसार डेवलपमेंट से रिगार्डिंग भी थ्योरीज दी है। तो डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी हम एजुकेशनल साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखता है, ये जानने करने के लिए भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का यूज़ किया जाता है। यूनिक चाइल्ड होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं, ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ, हर एक बच्चे में ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ कमी है तो बच्चा बेकार है। कमी होने के बावजूद भी हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ टैलेंट हो, कुछ ना कुछ स्किल हो, उसमें अपनी कुछ खासियत होती है। बस टीचर्स की ज़रूरत होती है, एजुकेशन का ये काम होता है कि उसमें उस स्किल को, उस क्वालिटी को निखारना, जो कमी है उसको कम करना और जो क्वालिटी है उसको ज़्यादा बढ़ाना। लर्निंग प्रोसेस में भी हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी में काफ़ी ऐसी थ्योरीज है जिससे बताया जाता है कि बच्चा किस तरीके से सीख सकता है, किस तरीके से बच्चे के अधिगम पर प्रभाव पड़ता है, बच्चे का अधिगम कैसे प्रभावशाली हो सकता है। उससे रिगार्डिंग भी बहुत सारी थ्योरीज है, जैसे आपके थोंडाइक, पावलोव, कोहलर, स्किनर, वो सारी आपके आ जाती हैं। पाठ्यक्रम निर्माण, अगर हम करिकुलम का निर्माण करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो भी हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी काम आती है। हम उसमें बच्चों के मन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उनके बारे में जानते हैं कि बच्चों का मन क्या होता है, कैसा होता है, कैसे काम करता है, माइंड कैसे काम करता है, उसके बारे में जानकर करके उसी के अकॉर्डिंग जो है बच्चों के लिए करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। बच्चों की मेंटल हेल्थ क्या है, टीचिंग मेथड्स कौन सा अच्छा रहता है, गाइडेंस काउंसलिंग करने के लिए, स्पेशली गाइडेंस जब हम दे रहे होते हैं या काउंसलिंग कर रहे होते हैं, तो बच्चों के मन में क्या चल रहा है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे पास कुछ काउंसलिंग के लिए आया है, कुछ पूछने के लिए आया है और हमने अपना डिसीजन बता दिया या अपनी पसंद बता दी। नहीं, गाइडेंस काउंसलिंग में ये होता है कि बच्चे को क्या पसंद है, बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, ये बच्चे के से खुद से कहलवाना, तो ये काम होता है। तो हम बच्चे के मन में जानते हैं कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, उसका किस लेवल में या किस फील्ड में इंटरेस्ट है। मापन और मूल्यांकन में बच्चों का मेजरमेंट करने के लिए, बच्चों का इवैल्यूएशन करने के लिए कि वो कितना पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का यूज़ किया जाता है। समूह गतिशीलता के लिए, ग्रुप डायनामिक्स के लिए, रिसर्च के लिए, तो ये सभी क्षेत्र हैं जहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी का यूज़ किया जाता है। और ये तो छोटे मोटे क्षेत्र हैं, कुछ ही क्षेत्र हैं, इससे अलग भी बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पर कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली एजुकेशनल साइकोलॉजी का यूज़ कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप टाइम टेबल बनाना चाहते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं बच्चों का साइकोलॉजी क्या होती है वो डिपेंड करती है। आप मैथ्स का पीरियड सुबह में रखते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चे सुबह जो होते हैं वो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, तो मैथ्स अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप मैथ्स का पीरियड एंड में रख देंगे तो क्या होगा, बच्चे एंड में आते आते थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो एंड में मैथ्स के पीरियड में उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए शुरुआती पीरियड्स में हार्ड सब्जेक्ट रखे जाते हैं, जैसे कि मैथ्स हो गया, और धीरे धीरे जो सब्जेक्ट्स का लेवल होता है वो ईजी करते रहते हैं। एंड में आपने देखा होगा आर्ट्स का
पीरियड लगा देते हैं, या डायरी चेकिंग का पीरियड लगा लेते हैं, या स्पोर्ट्स का पीरियड लगा लेते हैं, ताकि बच्चे को जो पूरे दिन की थकान है वो माइंड फ्रेश हो सके। तो कहीं ना कहीं हम जब टाइम टेबल बना रहे हैं उसमें भी बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने टाइम टेबल को बना रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे क्षेत्र, कई सारे स्कोप्स है जहाँ पर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी का डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो जैसे अभी आपने ऊपर देखा कि कितनी जगह यूज़ है, तो वही उन एजुकेशनल साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस होगी, महत्वता हो गई। अगर हमारे पास एजुकेशनल साइकोलॉजी नहीं होगी तो वो स्कोप जहाँ पर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं वो बेकार रह जाएंगे या अधूरे रह जाएंगे। तो उन सभी चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डेवलपमेंटल कैसे होते हैं उसको समझने के लिए हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी की ज़रूरत है। टीचिंग मेथड को समझने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी की ज़रूरत है। पाठ्यक्रम को बनाने के लिए, टाइम टेबल बनाने के लिए, जैसे मैं अभी आपको बात कर रही थी, डिसिप्लिन बनाने के लिए हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी को समझने की ज़रूरत है। मेजरमेंट इवेल्युएट करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो ऊपर स्कोप है उन्हीं के लिए ही हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, वही आपके इंपॉर्टेंस हो जाएंगे। इनको आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने डायग्राम दिए हुए हैं। स्कूल में, कॉलेज में जब आपका एग्ज़ाम आता है तो आप इस तरीके से पहले डायग्राम में सारे पॉइंट्स को मेंशन करके चाहे तो इन पॉइंट्स को अलग अलग हेडिंग के फॉर्म में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अपने आंसर को बड़ा बनाने के लिए। और अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप ऐसे मेंशन करके भी छोड़ सकते हैं। इनमें से कोई 2-3 पॉइंट जो आपके अच्छे हों उनको चाहे आप एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। इसके आगे आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस पड़ता है। ये टॉपिक जो आगे के हैं वो कुछ टॉपिक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। उनकी सारी की सारी वीडियो जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ग्रोइंग अप एज अ लर्नर के नाम से आपकी कंप्लीट प्लेलिस्ट है, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज अलग अलग जो सारे के सारे टॉपिक हैं वो सीक्वेंस में मिल जाएंगे। तो उस प्लेलिस्ट पे जाइए, नीचे कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगी उस प्लेलिस्ट को। उस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर से रिलेटेड सभी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल के साथ बने रहने के लिए और इसी तरह की और वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे सभी अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें और आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।